हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लगे उन्होंने पहले सोचा था कि दक्ष को पता चल जाएगा कि असली सनसेक्ट के लोग यहाँ हैं। उन्हें लगा कि सिर्फ उनकी छाती पर बना प्रतीक ही दक्ष को हिलाकर रख देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे वे और भी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि दक्ष ने उनके संप्रदाय का और भी ज्यादा अपमान किया है। लगभग 20 मिनट के बाद अंततः उनके एल्डर आए, उनके संप्रदाय के एक अन्य शिष्य के साथ जो उन्हें सूचना देने गया था। क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? वो वापस आ गया। उसने भी हमारा अपमान किया। तियान ने एल्डर को जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताना शुरू किया। उसने कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर भी बताई, जिससे एल्डर और भी क्रोधित हो गए। क्या उसने सचमुच कहा था कि वो जब चाहे हमारे संप्रदाय को नष्ट कर सकता है? एल्डर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये सही है, तियान ने उत्तर दिया। मुझे देखने दो कि कौन इतना बेशर्म होने की हिम्मत करता है। एल्डर ने दहाड़ते हुए लंच चेन के कमरे का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। ये लोग फिर से? दक्ष ने निराश होकर टूटे हुए दरवाजे को देखते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि जब तक मैं आप में से कुछ लोगों को नहीं मार देता, तब तक आप लोग नहीं समझेंगे। वो नहाकर बिस्तर पर बैठा ही था कि अचानक उसे ये घुसपैठिए दिखाई दिए। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम जब चाहो हमारे संप्रदाय को नष्ट कर सकते हो? एल्डर ने दक्ष से पूछा। खैर, ये पूरी तरह से झूठ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने उत्तर दिया। मरना? बिना कुछ सोचे समझे एल्डर ने दक्ष पर हमला कर दिया। दर्जनों की तलवारें दक्ष की ओर उड़ी और उसे छेदने की कोशिश करने लगी। गलत फैसला, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ऐसे ही उसका चेहरा गायब हुआ। वह उस बुजुर्ग के सामने आया जिसने उस पर हमला किया था और उसने अपना हाथ बुजुर्ग की छाती के अंदर डाला। उसने बुजुर्ग के दिल को कुचल दिया, इससे पहले कि क्यों तलवारें दीवार पर लग पाती। क्या अब तुम खुश हो? क्या यही तुम चाहते थे? दक्ष ने पूछा और उसने एल्डर के पेट पर लात मारी और उसे उसके कमरे से बाहर धकेल दिया। जो युवा अपने बड़े भाई के साथ गर्व से आए थे, वे अचानक डर के मारे लाल हो गए जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। वे कमरे से बाहर भाग गए। अल्पविराम, अपनी जान को जोखिम में डालकर सभी बच्चे कमरे से बाहर भागे। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग का शव जमीन पर पड़ा हुआ है और उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। ये स्पष्ट था कि दक्ष रुकने वाला नहीं था। अगर वह उनके एल्डर को मारने के लिए इतना पागल था, तो उसे उन्हें मारने में संकोच करने का कोई मौका नहीं था। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि दक्ष उन्हें मार ना दे। क्या तुम उन्हें भी मारने जा रहे हो? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। मैं उन्हें जाने दूंगा और वे अपने संप्रदाय के गुरु को बुलाएंगे। जब तक हम भूतहा शहर से निकलेंगे, तब तक संप्रदाय का गुरु आ जाएगा और वह मुझे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। उन्हें छोड़ना वाकई बेवकूफी होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। यह सही है, चलो उन्हें बाहर ले चलते हैं, सांप सम्राट ने सुझाव दिया। हाँ, मैंने उन्हें जाने का मौका दिया था, लेकिन वे नहीं गए, तो शायद, दक्ष ने सहमति जताते हुए गायब हो गया। सूर्य संप्रदाय के अनुयायी अभी होटल से बाहर निकले ही थे कि वे रुक गए। उन्होंने देखा कि दक्ष उनके सामने खड़ा था, मानो वो उनका इंतजार कर रहा हो। चलो चलते हैं, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें नहीं पता कि तुम किस तरह की मुसीबत में पड़ोगे। तियान ने दक्ष को चेतावनी दी, भले ही वह वास्तव में अंदर तक डरा हुआ था। तुम्हें मारने से मुझे परेशानी होगी। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम सच में इसे भूल जाओगे। इसके अलावा किस तरह की परेशानी? क्या वे उससे भी बदतर हो सकती हैं जो लोगों को तुम्हारे बड़े को मारने पर मिलती है? दक्ष ने पूछा। हाँ, सूर्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग मेरे दादा है। यदि आप मुझे मार देंगे तो वे
तियान ने अपने परिवार के प्रभाव से दक्ष को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह रुक गया। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी गर्दन को छूने के लिए उठाया। तभी उसे एहसास हुआ कि हर जगह खून था। उसकी गर्दन कटी हुई थी। तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। तुम्हें सच में पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, उससे दुश्मनी करना हमेशा बुरा ही साबित हो सकता है, दक्ष ने कहा। तियान का शरीर जमीन पर गिर गया। जहां तक तुम्हारे दादाजी की बात है, उन्हें कौन बताएगा? आप में से कोई या इस शहर के लोग? वे अपने अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में दूर के संप्रदाय को बताने की परवाह क्यों करेंगे? उसने आगे कहा, लेकिन तियान अब सुनने के लिए जीवित नहीं था। उसने जल्द ही अपना ध्यान अन्य युवाओं की ओर लगाया जो अपने जूते हिलाने लगे थे। उनमें से कुछ तो घुटनों के बल बैठकर बार बार दक्ष से माफी मांगने लगे। दक्ष ने उन युवाओं के क्षमा प्रार्थी चेहरों को देखा जो आंसुओं से भरे हुए थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। तभी अचानक कुछ स्थानिक ब्लेड प्रकट हुए जिन्होंने एल्डर्स को मार डाला। शवों को पीछे छोड़कर दक्ष आलस से होटल के अंदर चला गया। उत्तरी साम्राज्य में अराजकता फैल गई क्योंकि उत्तरी जनरल की मृत्यु की खबर हर जगह फैल गई थी। जाहिर है कि वह ड्रैगन मंदिर में कभी वापस न लौटने के लिए घुसा था। उसके बाद सम्राट खुद उत्तरी जनरल की तलाश में अंदर गया, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया। हालांकि किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उत्तरी जनरल अब नहीं रहा। अगर वह जीवित होता तो वह सम्राट के साथ होता, क्योंकि वह बहुत वफादार था और उसने कभी अपना पद नहीं छोड़ा। अब तक अन्य सम्राट भी यहाँ आ चुके थे। उत्तरी साम्राज्य चारों सम्राटों को समायोजित कर रहा था। चारों सम्राट ये जानकर दंग रह गए कि एक जनरल की मौत हो गई है। उन्हें लगा कि यह किसी साधक का काम नहीं हो सकता। अब केवल एक ही संभावना बची थी। एक रक्त ड्रैगन ने उन्हें मार डाला था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रक्त ड्रैगन सम्राट वापस आने वाला है और रक्त ड्रैगन अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? पूर्वी सम्राट ने पूछा। हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। हम सभी को नहीं खो सकते। मैं सहमत हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। सभी रक्त ड्रैगन गायब हो गए हैं और उन्हें ढूंढना असंभव है। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि रक्त ड्रैगन सम्राट का शरीर कहाँ है, पश्चिमी सम्राट ने कहा। हाँ, हमने संत सम्राट के महल की तलाशी ली, लेकिन हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ड्रैगन सम्राट के शरीर के छिपे होने के स्थान के बारे में कुछ नहीं पता था, दक्षिणी सम्राट ने आह भरते हुए कहा। हम कुछ नहीं कर सकते, बस बेकार बैठे रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हम कभी भी ब्लड ड्रैगन सम्राट का शरीर नहीं खोज पाएंगे। उनकी वापसी अपरिहार्य है। हम केवल युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी वापस जाएं और युद्ध की तैयारी करें। साथ ही अपने जासूसों को ब्लड ड्रैगन की खोज में फैलने दें। हमें हर कीमत पर यह पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं। उत्तरी सम्राट ने कहा। बी जान। बाकी लोग भी इस सुझाव से सहमत हो गए और इस तरह चारों सम्राटों की बैठक समाप्त हो गई। सभी अपने अपने साम्राज्यों में अपने जनरलों के साथ काम करने के लिए चले गए। केवल उत्तरी सम्राट ही ऐसा था जिसके पास अब कोई जनरल नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। उत्तरी सम्राट सिंहासन कक्ष में वापस चले गए और विचारों में खोए हुए प्रतीत हुए। जब वह सिंहासन पर बैठा हुआ ये योजना बना रहा था कि क्या करना चाहिए, तो उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। आगे देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वही टीम थी जिसे उसने नश्वर दुनिया में ये देखने के लिए भेजा था कि क्या स्वर्गीय दानव के प्रकट होने की खबर सच थी। ये वे लोग थे जो अमर दुनिया में जाने से पहले दक्ष को पकड़ने में असफल रहे थे। तो खबर क्या है? मैंने सुना है कि यह सच है कि एक स्वर्गीय दानव प्रकट हुआ था और तुम उसका पीछा कर रहे थे। क्या तुमने उसे पा लिया? सम्राट ने पूछा। हमें वह नहीं मिला। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वह भाग गया। मुझे लगता है कि अब उसे ढूंढ पाना असंभव होगा।
हमें जो निशान मिले हैं उनसे ऐसा लगता है कि वह स्वर्गिक राक्षसों द्वारा नियंत्रित दुनिया में चला गया है। दूतों में से एक ने झूठ बोलते हुए उत्तर दिया। उन्होंने इस बारे में बहुत समय तक सोचा और आपस में इस पर चर्चा की। फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि झूठ बोलना बेहतर है। सच बताने के बजाय कि वे उस आदमी के सामने होने और मारे जाने के बावजूद असफल रहे, उन्होंने झूठ बोला। किसी भी हालत में यह इसके लिए मारे जाने से बेहतर था। और भले ही दक्ष यहाँ था, लेकिन वह यहाँ कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता था, उन्होंने सोचा। और अगर उसने परेशानी खड़ी भी की और यह पता चला कि वह यहाँ था, तो भी दूतों को दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि यह भी संभव है कि दक्ष किसी दूसरी दुनिया से भागकर यहाँ आया हो। ये साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वे उसे पकड़ने में असफल रहे। पहले रक्त ड्रैगन सम्राट का प्रकट होना और फिर यह स्वर्गीय दानव सदस्य। उसे वास्तव में अभी प्रकट होना था, उत्तरी सम्राट ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने चारों दूतों की ओर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। कोई बात नहीं, आप सब जा सकते हैं। दूतों ने राहत की सांस लेते हुए सम्मानपूर्वक विदा ली, क्योंकि वे समस्या से बच गए थे। अब वे लगभग सुरक्षित थे। दक्ष फिर से अपने कमरे में आया और आराम करने लगा। उसे उम्मीद थी कि इस बार कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उन्हें किसने मारा? दुर्भाग्य से दक्ष के लिए छोटी छोटी समस्याएं आती रहीं, क्योंकि एक व्यक्ति सूर्य संप्रदाय के शिष्यों के शवों के सामने रुक गया। वह संत गठन संप्रदाय के प्रधान शिष्य थे और संत गठन संप्रदाय में फुकवा के प्रतिद्वंद्वी थे। वह भी उसी काम के लिए यहाँ थे जिसके लिए वह यहाँ थी। उन्हें हु लिमन के नाम से जाना जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी टीम में सनसेट के कुलीन लोग शामिल थे। दुर्भाग्य से अब वे कुलीन लोग उसके सामने मृत पड़े थे। उसकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई थी। मैंने पूछा कि उसे किसने मारा। उसने फिर से दहाड़ते हुए पूछा। तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला, दूर से एक आवाज आए। हु लिमन ने ऊपर देखा, ये सोचकर कि उससे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आवाज होटल के अंदर से आ रही थी। वहां सिर्फ एक खिड़की थी जो खुली हुई लग रही थी। उसे यह साफ लग रहा था कि यह किसने किया है। हालांकि वो अभी भी उस व्यक्ति को नहीं देख सका। वो इमारत की ओर उड़ने लगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अचानक एक चीख सुनी। तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला। आवाज सुनकर वह उठ बैठा और सर्प सम्राट की ओर देखने लगा, जो इमारत के पास उड़ रहा था। अब तुम किस मुसीबत में फंसने वाले हो? दक्ष ने पूछा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये समस्याएं हैं जो तुम्हारे पास आती रहती हैं। एक बात दूसरे को जन्म देती है। तुमने जिन लोगों को मारा, ऐसा लग रहा था कि हमने किसी को नाराज किया है। मुझे लगता है कि अगर तुम खुद को देखो तो बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि पूरा शहर जल्द ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है, स्नैक मोनाक ने कहा। क्या किस्मत? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही बदकिस्मत हो, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह बिस्तर से उतरा और खिड़की की तरफ चला गया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही दक्ष ने खिड़की से बाहर देखा, वो अपना सिर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उसका सिर दर्द कर रहा हो। एक और नौजवान, ये कभी खत्म नहीं होता है ना? इस समय तो शहर को ही मिटा देना आसान होगा, उसने झुंझलाते हुए कहा। हु लिमिन खिड़की के बाहर दक्ष के सामने रुक गया। क्या तुमने ऐसा कहा? युवक ने पूछा। क्या तुम ही हो जिसने उन युवाओं को मारा? मैंने नहीं किया, आप गलत है। मैं तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, दक्ष ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम बस मुझे नाराज करने की कोशिश कर रहे थे? हु लिमिन ने पूछा। भगवान, मैंने क्या कहा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? कृपया चले जाओ और मुझे भूल जाओ। मैंने किसी को नहीं मारा, दक्ष ने जवाब दिया। तुम्हें मेरे साथ नीचे आना होगा, हु लिमिन ने दक्ष को छोड़े बिना आदेश दिया। तुम सच में इसे जाने नहीं दोगे, है ना? दक्ष ने पूछा। क्या आप नीचे आ रहे हैं या नहीं? हु लिमिन ने फिर पूछा। ठीक है, बस इतना ही।
बहुत हो गया, दक्ष ने हताशा में कहा और उसने अपना आभा मंडल छोड़ा। उसकी शक्तिशाली आभा ने पूरे शहर को भर दिया, जिससे हर कोई घुटनों के बल बैठ गया। क्या हो रहा था? सब लोग हैरान थे। क्या यहाँ कोई उच्च कोटि का संप्रदाय गुरु है? लोगों ने सोचा। दक्ष ने अपनी आभा को नियंत्रित रखते हुए उससे मुक्त कर दिया था ताकि दूसरे लोग यह अनुमान न लगा सके कि वह साम्राज्य के जनरल जितना शक्तिशाली है। उसने केवल ये दिखाया कि वह एक उच्च श्रेणी के संप्रदाय गुरु है, क्योंकि वह सभी को रोकने के लिए एकदम सही था। कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं सोची। शहर को अस्त व्यस्त न बनाने के लिए उसने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी आभा को छिपाए रखा, लेकिन इससे उसके लिए चीजें और भी अस्त व्यस्त हो गईं। अगर शहर में ऐसी ही अव्यवस्था थी तो बेहतर था। कम से कम वह ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से तो मुक्त हो सकता था। NOWELLBEATJAN.CO। दक्ष कमरे से बाहर भागा और हुलिया की गर्दन पकड़ ली। आजकल के युवा वाकई बेशर्म हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति सभी परेशानियों से बचने की कोशिश करता है, तब भी आप सभी उसके साथ उलझने की कोशिश करते रहते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है? ऐसा लगता है कि आपका साइन फॉर्मेशन संप्रदाय वाकई घमंडी हो गया है, दक्ष ने कहा। वो जानबूझकर बातें ऊंची आवाज में कहता था ताकि शहर में हर कोई उसे सुन सके। फुकवा भी बाहर आ गई जब उसने दक्ष को देखा। वह दंग रह गई। दक्ष बहुत ताकतवर था। क्या वह वास्तव में उनके संप्रदाय गुरु जितना ताकतवर था? यहाँ तक कि डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग भी अपनी खिड़की से दक्ष को देख सकते थे। वो डर के मारे कांपते हुए नीचे गिरा तो उसके घुटने मुड़ गए। उसने सोचा था कि दक्ष एक मध्यम श्रेणी के संप्रदाय गुरु जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन वह एक स्तर ऊपर था। वह एक उच्च श्रेणी के संप्रदाय गुरु जितना ही शक्तिशाली था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सौभाग्य से दक्ष ने उसे नहीं मारा। उसने प्रार्थना की कि दक्ष को ये पता न चले कि उसने सूर्य संप्रदाय के बुजुर्गों को भेजा है। उसके जैसा ताकतवर कोई यहाँ क्यों है? इतनी ताकत के साथ वह 50 साल से कम उम्र का नहीं हो सकता, इसलिए वह भूतः शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वह वास्तव में यहाँ क्यों है? फुकवा ने सोचा, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसकी प्रारंभिक धारणा कि दक्ष उसकी तरह एक शिष्य था, गलत थी। ये बूढ़ा आदमी हमेशा लोगों को मारने से बचने की कोशिश करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पहली बार संघर्ष के दौरान भी किसी को नहीं मारा। लेकिन तुम सब मुझे चैन से नहीं रहने दोगे, है ना? अगर मैं इस पूरे शहर को मिटा दूं तो क्या तुम खुश होगे? बताओ, क्या इससे तुम सब खुश होगे? तुम कौन होते हो मुझे कुछ करने का आदेश देने वाले? यहाँ तक कि तुम्हारा संप्रदाय गुरु भी इस बूढ़े आदमी को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है। और तुम सोचते हो कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम संत निर्माण संप्रदाय के अनुयायी हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तुम्हारा संप्रदाय गुरु मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछेगा। दक्ष सचमुच बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन वह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं भूला, जैसे कि वह कोई 1000 साल पुराना विशेषज्ञ हो। तो बताओ, तुम्हें मुझे आदेश देने का साहस कैसे मिला? कैसे? दक्ष ने उस युवक से पूछा जो कांपने लगा था। उसने किससे पंगा लिया? कोई ऐसा जो उसके संप्रदाय गुरु के समान स्तर का था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसा कोई व्यक्ति इस तरह की साधारण जगह पर होगा और इतना युवा दिखेगा। मुझे माफ कर दो सीनियर, मेरी आंखें तो थीं, लेकिन मैं अपने सामने के पहाड़ को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दो, हुलिमन ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वह और क्या कर सकता था। उसने पहले ही गलती कर दी थी। वह सिर्फ माफी मांग सकता था, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम सच में अपनी गलती के लिए माफी की उम्मीद करते हो? मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? अगर मैं माफ कर दूं तो कौन मुझे गंभीरता से लेगा? दक्ष ने पूछा। क्या तुम पहले घमंडी नहीं थे? चलो, मुझे वह घमंड दिखाओ। मुझे बहुत खेद है, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे बहुत खेद है।
कृपया दया करो, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं खुद ही यह सुनिश्चित करूंगा। फू लिमन ने बहुत विनती करते हुए कहा। वह जानता था कि यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी मदद कर सके। एक आखिरी बार, यह अंतिम चेतावनी है, अगर किसी ने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने अपने वादे के बाद उस व्यक्ति को मुझे परेशान करने दिया। इसलिए अपने काम को गंभीरता से लो और फिर से वही गलती मत करना, दक्ष ने आखिरकार युवक को मुक्त करते हुए कहा। लड़के ने उससे वादा किया था कि उसके बाद वह उसे मारना नहीं चाहता था। हालांकि अब उसकी ताकत देखकर किसी के उसे परेशान करने की संभावना नगण्य थी, लेकिन अगर शहर में कोई नया व्यक्ति होता और उसे इस बारे में पता नहीं होता तो भी ये लड़का उन्हें रोक सकता था। वो उनके निजी रक्षक की तरह हो सकते हैं। छोटे लड़के को मुक्त करने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया। दूर से एक बूढ़ा आदमी सब कुछ देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि इस रेस्टोरेंट का मालिक था। वह भी हैरान लग रहा था। उसने अनुमान लगाया था कि दक्ष ताकतवर है, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह आदमी इतना ताकतवर है। अल्पविराम, पहाड़ों के पीछे पहाड़ है और मैं कुएं की तलहटी में पड़े मेढक से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मुझे हमेशा सभी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। कौन जानता है कब एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कोई छुपा हुआ विशेषज्ञ निकल जाए, उस आदमी ने आह भरते हुए कहा। एक और व्यक्ति था जो हैरान था। वह फुकवा था, हालांकि वह भी खुश थी। उसे विश्वास था कि दक्ष अब कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह भूत शहर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उस पर एक आयु सीमा थी। पहले उसे लगा था कि दक्ष एक ताकतवर नौजवान है। उसे लगा कि वह घोस्ट टाउन में घुसकर सारे खजाने लूट लेगा और इसीलिए उसने उसके साथ काम करना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब जाकर उसे समझ में आया कि उसने दो कारणों से मना किया था। एक तो ये कि वह उस जगह पर जाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था, और दूसरा क्योंकि वह पहले से ही इतना शक्तिशाली और इतने ऊंचे पद पर था कि अब उसे खजानों की लालसा नहीं थी। उसने भी राहत की सांस ली और वापस लौटकर चली गई। वह आखिरकार निश्चिंत हो गई। इसके अलावा एक और अच्छी बात हुई थी। फू लिमन जिस टीम को भेजने जा रही थी वह भी मारी गई, इसलिए उसका सबसे मजबूत प्रतियोगी दौड़ से बाहर हो गया। अब उसके पास और भी बेहतर मौके थे। वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा लगाए गए ज्यादातर अनुमान गलत थे। तुम्हें पता है, मुझे सच में लगा था कि तुम आधे शहर को मार डालोगे, सांप सम्राट ने लौटते समय दक्ष से कहा। तो क्या बदल गया? मुझे नहीं पता, मुझे बस एक और भूतहा शहर बनाने का मन नहीं था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। ये किसी भी तरह से काम करता है। अब मैं परेशानियों से मुक्त हूँ और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, कम से कम तब तक जब तक भूतहा शहर दिखाई नहीं देता। क्या तुमने सचमुच नहीं सोचा कि जब तुम भूतहा शहर में प्रवेश करोगे तो क्या होगा? हर कोई समझ जाएगा कि तुम कोई पुराने विशेषज्ञ नहीं हो। फिर क्या होगा? सर्प सम्राट ने पूछा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। ये कि हर कोई जान जाएगा कि एक युवा है जो एक उच्च श्रेणी के संप्रदाय गुरु जितना शक्तिशाली है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। कोई नहीं जान पाएगा कि मैं युवा हूँ। मैं उस चीज में बहुत अच्छा हूँ, दक्ष ने आलस से कहा। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। भले ही कोई हमें परेशान नहीं करेगा, फिर भी तुम पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। अगर कुछ हो जाए तो मुझे जगा देना, उसने सर्प सम्राट से कहा और उसे सतर्क रहने की याद दिलाई। जल्द ही दक्ष सो गया। NWBJNN। एक और दिन बीत गया और एक भी व्यक्ति ने दक्ष को परेशान नहीं किया। फू लिमन ने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया क्योंकि दक्ष की धमकी के अनुसार उसका जीवन इस पर निर्भर था। दक्ष के पास सिर्फ तभी कोई आता था जब उसे खाना मिलता था। उसके अलावा किसी के पास भी उसके पास आने का परमिट नहीं था। हालांकि कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। वे सभी दक्ष से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहते थे। जो कुछ हुआ था उसके कारण फू लिमन ने भूतहा शहर के अंदर एक टीम भेजने की अपनी योजना पहले ही छोड़ दी थी। जहां तक दूसरी टीमों की बात है,
तो वे पहले से ही प्रवेश की तैयारी कर चुके थे। यह वो दिन था जब घोस्ट टाउन दिखाई देने वाला था। यहाँ तक कि दक्ष भी कमरे से बाहर निकलते समय बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था, ताकि भूत शहर के आगमन की तैयारी कर सके। वह शहर के उस छोर पर उड़ गया जहाँ भूतहा शहर का प्रवेश द्वार दिखाई देने वाला था। उसके आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि वह यहाँ देखने आया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपरीत सोचा। फुकवा ने ये सवाल सीधे दक्ष से पूछा। वरिष्ठ नमस्कार, उसने दक्ष से कहा, उसके साथ एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करते हुए। नमस्ते नन्हे, तो तुम्हें अंततः पता चल गया कि मैं कौन हूँ? दक्ष ने पूछा। हाँ, मैंने किया। आप किसी उच्च श्रेणी के संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, बल्कि एक संप्रदाय के गुरु हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि महान वरिष्ठ यहाँ क्यों आए, और क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? फुकवा ने पूछा। मुझे यहाँ क्या लाया है? मैं बस यहाँ अंदर की यात्रा करने आया हूँ, ताकि देख सकूं कि क्या मैं किसी तरह सभी आत्माओं को मुक्ति दे सकता हूँ। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मुझे उन सभी आत्माओं के लिए बुरा लगता है जो इस अधर में फंसी हुई हैं। इसलिए मैं उन्हें परलोक भेजने के लिए अंदर जाऊंगा, दक्ष ने गर्व से कहा। लगभग सभी लोगों ने सुना कि वह क्या कह रहा था। तुम अंदर कैसे आ सकते हो? क्या तुम्हारी उम्र सीमा से ज्यादा नहीं है? फुकवा ने चौंकते हुए पूछा। क्या वह वाकई अंदर आ रहा था? जब आपके पास ताकत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तक कि आत्माओं का श्राप भी बेकार हो जाता है। मुझे प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने उत्तर दिया। हाँ, क्या तुम गंभीर हो? तुम सच में अंदर घुसने वाले हो? यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के गुरु भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या तुम गंभीर हो? फुकवा ने चौंकते हुए पूछा। मैं क्यों नहीं करूँगा? जैसा कि मैंने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, दक्ष ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैं इंतजार करूँगा। मैं आप सभी के जाने से पहले आत्माओं को मुक्ति नहीं दूंगा। खजाना ढूंढो और चले जाओ। उसके बाद मैं ये करूँगा, और जब शहर गायब हो जाएगा तो वह फिर कभी दिखाई नहीं देगा, दक्ष ने फुकवा से झूठ बोलते हुए कहा। अद्भुत, तो यही है शक्तिशाली व्यक्ति होने का मतलब। मैं सीनियर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शहर छोड़ने तक हमारा इंतजार किया। लेकिन क्या मैं सीनियर से एक और बात पूछ सकता हूँ? फुकवा ने पूछा। क्या? दक्ष ने पूछा। क्या आप कृपया मेरी टीम को अंदर ले जा सकते हैं और उन्हें वह पाने में मदद कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? फुकवा ने पूछा। जब उसे पता चला कि दक्ष और हु लिमन अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उसने भी अंदर जाने की अपनी योजना छोड़ दी, क्योंकि कोई चिंता नहीं थी। अब जाकर उसे पता चला कि दक्ष अंदर जा रहा है। NOWELL-BE-IN.C ओम। हमारा संप्रदाय वास्तव में आभारी होगा, उसने दक्ष से कहा। मैं नहीं कर सकता। मुझे चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अकेले रहने की जरूरत है। चूंकि मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरे चारों ओर की आत्मा की आभा कम हो जाएगी। अगर आपकी टीम के सभी लोग मेरे साथ रहेंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि वे अकेले ही जाएं, दक्ष ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं समझ गया। फुकवा ने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। वह अपनी टीम के पास वापस चली गई। समय बीतता गया और आखिरकार अजीब सी आवाजें हवा में भर गईं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों प्राणी रो रहे हों और चीख रहे हों, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा था कि कौन रो रहा है। दूर दूर तक एक काल्पनिक शहर भी दिखाई देने लगा, जो हर बीतते सेकंड के साथ और भी वास्तविक होता जा रहा था। एक अजीब सा कोहरा भी पूरे इलाके में छाने लगा। यहाँ हर व्यक्ति कमर तक अजीब धुंध में डूबा हुआ था। क्या वो भूतहा शहर है? सर्प सम्राट ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है वह क्या हो सकता है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं बस सुनिश्चित कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से एक भूत शहर की भावना है, लेकिन आत्माओं को मुक्त करने के बारे में वह बात क्या थी? क्या हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं? स्नैक मोनाक ने पूछा। तुम क्या सोचते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा।
मुझे लगता है कि किसी कारण से आप गंभीर थे, सांप सम्राट ने कहा। यह सही है, मैं गंभीर था, मैं भी यही करना चाहता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हें भूतों पर दया कब से आने लगी? स्नैक मोनाक ने हंसते हुए पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम नर्म हो रहे हो। नहीं, वास्तव में नहीं। वास्तव में जो मैं चाहता हूँ उसे पाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। बस इंतजार करो। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। और देखो, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, इसके अलावा मुझसे बहुत दूर मत जाओ, अन्यथा मेरी सुरक्षा का तुम पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम पागल हो जाओ, तुम पहले से ही काफी पागल हो, उसने आगे कहा, क्योंकि वह भूत शहर के पूरी तरह से प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि भूतहा शहर आखिरकार पूरी तरह से दिखाई देने लगा। सब कुछ असली लग रहा था, हालांकि धुंध अभी भी वहां थी। जैसे ही शहर दिखाई दिया, सभी लोग प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। सभी टीमें जल्द ही भूत शहर में प्रवेश कर गईं। केवल दक्ष के अलावा जो लोग टीमों के साथ थे वे ही पीछे रह गए। अन्य लोगों के विपरीत दक्ष अंत में प्रवेश करने वाला व्यक्ति था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है? मैंने जो सुना है उसके अनुसार तुम्हारे पिता भी प्रवेश नहीं कर सकते। यह आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, फू लिमन ने फूकवा से कहा जब उसने दक्ष को शहर की ओर उड़ते हुए देखा। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? अगर वह मर गया तो तुम उससे छुटकारा पालोगे, फूकवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। जब उसने कहा कि वह मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद प्रवेश कर सकता है, तो मैंने उसमें आत्मविश्वास देखा। कौन जानता है, हो सकता है कि वह प्रवेश करके बच जाए। हम देखेंगे, फू लिमन ने बड़बड़ाते हुए कहा। केवल तभी ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या दक्ष अंदर प्रवेश कर पाएगा। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि दक्ष वास्तव में शहर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों से छोटा था। उनके प्रवेश पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, वे आसानी से अंदर आ गए। जैसे ही दक्ष ने शहर में प्रवेश किया, वो दूसरों की नजरों से ओझल हो गया। वो वास्तव में इतनी आसानी से प्रवेश कर गया। क्या हमने इस अभिशाप को अधिक महत्व दिया? ये वास्तव में मजबूत साधकों पर काम नहीं करता है? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर कोई भी इतना शक्तिशाली साधक यहाँ क्यों आएगा? अंदर का खजाना इतना अच्छा नहीं होगा। मैं सहमत हूँ, इस आदमी को ही यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वह भूतों को मुक्ति देना चाहता था। यह आदमी कितना दयालु है, भूतों की चिंता करता है। उसका दिल वाकई बहुत कोमल होगा। मुझे लगता है कि यह सही है। क्या तुमने नहीं देखा, पिछली बार भी उसने इतना अपमान होने के बावजूद यंग मास्टर हु को नहीं मारा। मुझे लगता है कि यह आदमी दिल से वाकई एक संत है। चूंकि सभी ने दक्ष के इरादे को गलत समझा था, इसलिए वे सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ तक कि फूकवा भी हैरान था। इन सब बातों से अनजान दक्ष रेस्तरां के अंदर पहुंच गया। अंदर से देखने पर यह साधारण लगता है, खजाने तक पहुंचने में इतनी मुश्किल क्या है? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा जब वे शहर के अंदर उतरे। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। अगर तुम मेरे संरक्षण में नहीं होते तो तुम आत्माओं की चीखें सुन रहे होते जो तुम्हें पागल कर रही होती। वैसे ये सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं, दक्ष ने जवाब दिया। कौन सी चीजें? सर्प सम्राट ने पूछा। आप हमारे सामने 3 रास्ते देख रहे हैं। प्रत्येक रास्ते पर अलग अलग तरह की परेशानियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। पहला रास्ता तीनों में सबसे आसान बताया गया है और तीसरा रास्ता तीनों में सबसे कठिन बताया गया है, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर चलो पहला रास्ता लेते हैं, सांप सम्राट ने सुझाव दिया। हम नहीं जाएंगे, हमें तीसरा रास्ता लेना होगा, दक्ष ने तीसरे रास्ते की ओर चलते हुए कहा। क्यों, और पैदल क्यों चले? चलो शहर के ऊपर से उड़कर उसके केंद्र तक चले, सर्प सम्राट ने आगे पूछा। हम भी उड़ नहीं सकते,
हमें नियमों का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम उड़ोगे तो शहर की सारी आत्माएं तुम पर हमला कर देंगी। अब मैं उनसे आसानी से निपट सकता हूँ क्योंकि वे मुझ पर कब्जा नहीं कर सकती, लेकिन ये समय की बर्बादी होगी, इसलिए पैदल चलना बेहतर है, दक्ष ने जवाब दिया। ये तो ठीक है, लेकिन तीसरा रास्ता क्यों? सर्प सम्राट ने पूछा। क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। ये सबसे कठिन है, लेकिन ये सबसे छोटा भी है, दक्ष ने जवाब दिया। अन्य रास्ते आसान हैं, लेकिन वे बहुत लंबे भी हैं। हमारे पास जो फायदे हैं, उन्हें देखते हुए हमें इसमें समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, दक्ष ने सर्प सम्राट से कहा जब वह तीसरे रास्ते की ओर चल पड़ा। बाकी टीमों ने पहला रास्ता चुना था और कुछ विरल लोगों ने दूसरा रास्ता चुना था। दक्ष तीसरे रास्ते पर एकमात्र व्यक्ति था। मेरे पास एक सवाल था, सांप सम्राट ने दक्ष के पास उड़ते हुए पूछा। कौन सा सवाल? दक्ष ने पूछा। आपने कहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ उड़कर नहीं आ सकता, अन्यथा वह आत्माओं को आकर्षित करेगा। सर्प सम्राट ने पूछा। ये सच है, इसमें क्या है? दक्ष ने पूछा। मैं उड़ रहा हूँ, है ना? तो मुझ पर हमला क्यों नहीं हो रहा? मुझे मत बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्माएं इस सम्राट से डरती हैं। सांप सम्राट ने हंसते हुए पूछा। कौन जानता है, शायद यही हो, दक्ष ने जवाब दिया। तुम जाकर आत्मा से क्यों नहीं पूछते? मुझे उनसे पूछने के लिए उन्हें ढूंढना होगा, सर्प सम्राट ने जवाब दिया। वह आगे है, दक्ष ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, स्नैक मोनाक ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए देखा, ये सोचकर कि यह कौन है। जैसे ही उसने आगे देखा, उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह सड़क पर खड़ी आत्माओं को देख सकता था। सभी आत्माएं पारदर्शी थीं। एकमात्र अन्य अंतर जो वह देख सकता था, वह था उनकी चमकती लाल आंखें। क्या वे युद्ध की तलाश में हैं? वास्तव में ये आत्माएं कितनी शक्तिशाली हैं? सर्प सम्राट ने पूछा। बेशक वे लड़ाई की तलाश में हैं। जैसे ही हम करीब पहुंचेंगे, वे हम पर हमला करना शुरू कर देंगे। जहां तक उनकी ताकत की बात है, तो वे स्नैक मोनाक सलाद बनाने के लिए काफी मजबूत हैं। इसलिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मेरे पीछे रहें, दक्ष ने कहा और उसने अपनी बाहें फैला दी जैसे कि वह किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। वह आत्माओं का सामना करने के लिए राजा की तलवार भी निकाल लाया। अजीब बात यह है कि आत्माएं उनके पास नहीं आईं। इसके बजाय वे सभी जैसे ही सुनहरी तलवार को देखते ही गायब हो गईं। हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वे मुझसे डरती हैं। जैसे ही मैं उनके करीब गया, वे भाग गईं, स्नैक मोनाक ने गर्व से कहा। बस इतना ही मिला तुम्हें? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि इस तलवार का इसमें हाथ है। किसका? ये तो मुझे भी नहीं पता। वह आगे चलते हुए तलवार को देखता रहा। कौन जानता है, शायद वे लड़ना ही नहीं चाहते थे। मेरा मतलब है, तुम निश्चित रूप से यहाँ सबसे ताकतवर हो। अगर वे लड़ते भी तो मर जाते। तो बस यही सोचो कि वे चतुर थे, स्नैक मोनाक ने कहा। जून, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या तुम तलवार में कुछ ऐसा महसूस कर सकती हो जो आत्माओं को प्रभावित कर सकता है? तुम भी तो एक खजाना आत्मा हो, दक्ष ने जुन से पूछा, उस व्यक्ति के पास जाकर जो वास्तव में कुछ जान सकता था। मुझे नहीं पता। मुझे इस तलवार के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। शायद ये सिर्फ इन आत्माओं की यादें हैं। तुमने तो कहा था कि संत राजा पहले भी यहाँ आए थे और वे ये तलवार लेकर आए थे। ये संभव है कि उन्होंने इन आत्माओं में डर पैदा किया हो, जुन ने सुझाव दिया। और अब जब आपने ये तलवारें निकाल ली है, तो वे यादें वापस आ गई हैं जिनसे वे डरे हुए थे, उन्होंने आगे कहा। यही होना चाहिए। तुम सही हो, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। ये बात उसके लिए सही थी। NOWELLBEIN.CO। इस सिद्धांत को परखने के लिए वो तलवार हाथ में लेकर चलता था। चलते चलते उसने देखा कि कोई भी आत्मा उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसके बजाय वे सभी भाग गए। यात्रा उसकी अपेक्षा से भी अधिक सहज रही। अगर सब कुछ इसी तरह हुआ तो हम जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, दक्ष ने कहा। ये शहर बुरा नहीं है,
ये सोचना गलत है कि यहाँ ऐसा नरसंहार हुआ होगा, लेकिन मुझे इमारतों को कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। मुझे मत बताओ कि उस आदमी ने घरों की रक्षा करते हुए ऐसा किया। स्नेक मोनाक ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने ये कैसे किया? मुझे तो बस इतना पता है कि क्या हुआ था, यह नहीं कि यह कैसे हुआ, दक्ष ने जवाब दिया। 20 मिनट के भीतर वे सभी पूरे शहर की सबसे बड़ी इमारत के सामने रुक गए, जो कि बीचों बीच थी। यह वही जगह होनी चाहिए जहां नगर का स्वामी रहता था, उसके सारे खजाने भी यहीं होने चाहिए, दक्ष ने हवेली को देखते हुए कहा। यहीं पर वो डाकू रहता था? नाग सम्राट ने पूछा, क्योंकि वह भी हवेली को देख रहा था। हाँ, दूसरों को यहाँ आने में कम से कम कई दिन लगेंगे, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुम सचमुच उन सभी के यहाँ आने और खजाने लूटने का इंतजार करोगे? सर्प सम्राट ने पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इंतजार क्यों करूं? क्या तुमने बाहर कहा था कि तुम मोचन कार्य शुरू करने से पहले सभी के बाहर आने तक प्रतीक्षा करोगे? इसमें बहुत समय लगेगा, मैं उब जाऊंगा, स्नेक मोनाक ने शिकायत की। क्या तुमने मेरी बात को गंभीरता से लिया? मैं तो बस दिखावा कर रहा था। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं उनके आने का इंतजार कर सकूं, दक्ष ने हंसते हुए कहा। वह हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। दक्ष हवेली के अंदर गया और नीचे की ओर चला गया जहां तिजोरी रखी हुई थी। सौभाग्य से संत राजा ने वह सब कुछ लिख लिया था जो उसे जानना जरूरी था। वह तिजोरी की ओर बढ़ा, लेकिन एक भी आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब तक ये शहर उसके लिए बिल्कुल सामान्य साबित हुआ था। वो बस अंदर चला गया और यहाँ पहुँच गया। इसके विपरीत शहर के अंदर कदम रखने वाले अन्य युवाओं को आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था। हर जगह जाल और आत्माएं थीं जो युवा शिष्यों को ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वे किसी बुरे सपने में हों। प्रत्येक कदम आगे बढ़ाना अपने आप में एक कठिन कार्य साबित हो रहा था। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जिन्होंने दूसरा रास्ता चुना था। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक आत्मा की भूल भुलैया में फंस गए, जिससे उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए गुजरना था। ये जगह पार करना उतना ही कठिन है जितना हमने सुना था। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें हवेली तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से 3 दिन से अधिक की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से फूकुआ ने हमारी मदद करने के लिए हमें ये खजाना दिया। हमें बस उसे ब्रश देना है, बाकी सब हमारे पास ही है। खजाने के बारे में सोचना बंद करो और भूल भुलैया से गुजरने पर ध्यान केंद्रित करो। हम यहाँ फंस नहीं सकते। ठीक है, मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। युवा लोग भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते रहे। साथ ही वे जितना आगे बढ़ते गए, उनके पैर भी उतने ही भारी होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वे भूल भुलैया के अंदर अधिक समय तक रहे, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता ही गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दूसरों के विपरीत दक्ष न केवल हवेली तक पहुंचा, बल्कि वह घोस्ट टाउन के खजाने के सामने भी पहुंच गया। वह स्थान जहां खजाना था। अल्पविराम। दक्ष खजाने के सामने खड़ा था, जिसकी सुरक्षा एक संरचना द्वारा की जा रही थी। ये संरचना हजारों सालों से चल रही थी, कभी भी इसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हुई। लेकिन इससे गुजरना असंभव भी नहीं था। संत राजा पहले भी इससे गुजरने में कामयाब हो चुके थे। ये संरचना ही वह कारण थी जिसके चलते फूकुआ ने अपनी टीम की मदद के लिए दक्ष से संपर्क किया। उसके बिना उसके पास अपनी टीम के साथ एक और संरचना विशेषज्ञ को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक उच्च श्रेणी की संरचना है और यह विशेष रूप से एक हमलावर संरचना है। एक गलती और यह आप पर हमला कर देगा। सतर्क रहो, शुन ने दक्ष को याद दिलाया जब उसने उसे करीब आते देखा। शांत कमरे में उसकी आवाज आसानी से दक्ष तक पहुंच गई, भले ही उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरी तरफ जाने का एक रास्ता है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं बस किसी और के कदमों की नकल कर रहा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने संरचना को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
उन्होंने उचित गणना करने के बाद संरचना के एक विशिष्ट भाग को पहले सुनिश्चित किया। कोई भी छोटी सी गलती संरचना को सक्रिय कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस स्थान को उसने छुआ वह चमकने लगा। दक्ष ने गहरी सांस ली और अपनी उंगली हिलाने की तैयारी करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही दक्ष अपनी उंगली हिलाने वाला था, स्नेक मोनाक ने पूछा। सौभाग्य से दक्ष समय रहते रुक गया और कोई गलती नहीं होने दी। 10 मिनट तक चुप रहो। जरा सी गलती और यह पूरा कमरा जहर से भर जाएगा। मुझे परेशान मत करो, दक्ष ने सांप सम्राट को याद दिलाया। उसने एक बार फिर गहरी सांस लेकर अपना मन शांत किया। उसने अपनी उंगली हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी उंगली संरचना के बीच से गुजरी, एक नई रेखा बन गई। उसकी उंगलियां एक पेन की तरह काम कर रही थी जो उंगली हिलाने पर एक पैटर्न बना रही थी। सांप सम्राट जो कुछ हो रहा था उससे खुश था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस दक्ष के अपना काम खत्म करने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे सेकंड मिनटों में बदलते गए, समय बीतता गया। जल्द ही 20 मिनट बीत गए। पूरा ढांचा बिल्कुल अलग लग रहा था क्योंकि दक्ष ने उसके ऊपर कई अजीबोगरीब रेखाएं बना दी थीं। हालांकि कोई भी रेखा मूल ढांचे की रेखाओं को नहीं काटती थी। हो गया, दक्ष ने अंततः बात समाप्त करते हुए कहा। वापस बैठते ही उसने राहत की सांस ली। इससे मैं वास्तव में थक गया, जबकि मेरी साधना बहुत ऊंची है। मुझे आश्चर्य है कि संत किंग ने ऐसा कैसे किया। जब वे यहाँ आए थे तो उनकी साधना कमजोर होनी चाहिए थी, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे संरचना के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसने अपने पास मौजूद सभी ज्ञान के साथ इसे खुद बनाया है। दूसरी ओर आप मूल बातें जाने बिना भी उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपकी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी, जुन ने सिद्धांत दिया। उन्होंने आगे कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी खेती इतनी अच्छी थी, अन्यथा ये वास्तव में बहुत बुरा होता। तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मैं उसकी एक भी बात नहीं समझ पाया। तुमने वास्तव में क्या किया? मैंने सिर्फ इतना देखा कि तुमने संरचना पर कुछ चित्र बनाए हैं, स्नेक मोनाक ने कहा। वह संरचना के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया। ये डूडल नहीं है। मैंने इस संरचना के प्रवाह में अवरोध पैदा किया, लेकिन इसे चालू नहीं किया। मैंने जो किया वह एक दोष पैदा करना था और उसे संरचना से जोड़ देना था, दक्ष ने बताया। चूंकि यह एक स्व उपचार संरचना है, इसलिए हमारे पास यही सबसे अच्छा विकल्प था। इसे तोड़ने की कोशिश करने से यह सक्रिय हो जाती, और इसे प्रभावित करने या संशोधित करने की कोशिश करने से भी यही होता। इसलिए ये तरकीब सबसे अच्छी है। संरचना अपने आप ठीक होने लगेगी, लेकिन तब तक ये काम नहीं करेगी। इसलिए हम स्वतंत्र हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा। वो खड़ा हुआ और खजाने का दरवाजा खोला। खजाने का भारी धातु का दरवाजा एक तीखी आवाज के साथ खुला। उसने खजाने में प्रवेश किया और खजाने के अंदर लगभग 10 वस्तुएं देखी। उनमें से एक ब्रश भी था। केवल इतना ही। ये कैसा लुटेरा था? वो केवल 10 चीजें ही चुरा सकता था। मैंने सोचा था कि यह खजाने से भरा होगा। सर्प सम्राट ने निराश होकर पूछा। यह एकमात्र खजाना नहीं है। पूरे शहर में और भी कई खजाने फैले हुए हैं। ये सिर्फ एक ऐसा खजाना है जिसमें सबसे कीमती खजाने हैं, दक्ष ने समझाया। यह आपको कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं जिन्हें वो इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। ये भी बहुत बुरा है। अभिशाप। हम सब कुछ नहीं ले सकते, यहाँ तक कि संत राजा भी सब कुछ नहीं ले पाए। इसलिए अगर हमारे पास और भी खजाने होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्नेक मोनाक ने कहा। क्या होगा अगर तुम कुछ ले लो और मैं कुछ ले लूं? हम सीमा से दुगने लोगों को ले जा सकेंगे, जब तक कि यह अभिशाप व्यक्तिगत आधार पर न होकर समग्र आधार पर न हो, सर्प सम्राट ने पूछा। चिंता मत करो, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें बस शहर में रहने वाली आत्माओं को मुक्ति देनी है। अभिशाप खत्म हो जाएगा और हम ये सब ले लेंगे, दक्ष ने जवाब दिया और 10 वस्तुओं में से एक की ओर बढ़ा। ये मुक्ति। अब मैं समझ गया। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप आत्माओं के लिए बुरा महसूस करते हैं कि आप उन्हें मुक्त करना चाहते हैं।
बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके साथ अभिशाप को हटाना चाहते हैं। आह चतुर, मेरे दाहिने हाथ के आदमी से जैसी उम्मीद थी। सांप सम्राट ने दक्ष की योजना को समझते हुए कहा। वह योजना से प्रसन्न होकर जोर से हंस पड़ा। यह सही है, बस देखो मैं ये कैसे करता हूँ, दक्ष ने हंसते हुए कहा। उसने हाथ हिलाकर संत किन की डायरी निकाली। उसमें वे महत्वपूर्ण बातें लिखी थी जो उसने दर्ज की थी। दक्ष ने कुछ पन्ने पलटे और एक पन्ना खोला जिस पर एक आकृति बनी हुई थी। उसने किताब को जमीन में रख दिया और उस पन्ने को खुला रखते हुए वह फॉर्मेशन ब्रश की ओर चला गया। उसने फॉर्मेशन ब्रश उठाया और डायरी की ओर वापस चला गया। उन्होंने पुनः अपने बाएं हाथ में डायरी उठा ली तथा दाहिने हाथ में ब्रश पकड़ लिया। ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उसने फर्श पर ब्रश से कुछ बनाना शुरू किया। ब्रश ने चमत्कार कर दिया, क्योंकि जहां भी ब्रश जाता था वहां एक मोटी रेखा बन जाती थी। जहां तक दक्ष द्वारा बनाए गए चित्र की बात है, तो वह डायरी में मौजूद संरचना की हूबहू प्रतिकृति लग रही थी। बस वह इसे बड़े पैमाने पर बना रहा था और संरचना को और भी बेहतर बनाने के लिए संरचना ब्रश का इस्तेमाल कर रहा था। काफी देर बाद दक्ष ने संरचना बनाना समाप्त किया। वह वापस कमरे के बीच में चला गया। स्नेकी, आओ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। आतिशबाजी का समय हो गया है, दक्ष ने उत्साह से सांप सम्राट को पुकारा। दक्ष ने कमरे के बीच में खड़े होकर धीरे से ब्रश को अपनी जेब में रख लिया। कौन सी आतिशबाजी? सर्प सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम जल्द ही देखोगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस वहां मत रुको, मेरे पास आओ। दक्ष ने सांप सम्राट को याद दिलाया और उसे अपने करीब आने का इशारा किया। सर्प सम्राट दक्ष द्वारा बनाई गई संरचना के अंदर उसकी ओर आया। आगे क्या? उसने पूछा। बस रुको, सर्कल के पार मत जाओ, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा और अपने घुटने पर झुक गया। उसने धीरे से अपनी उंगली एक संरचना रेखा पर रखी और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति शुरू कर दी। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति की गई, ये संरचना अधिक से अधिक चमकने लगी और अंततः पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। स्नेक मोनाक को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ सीधा दिखाई देने लगा। प्रकाश की एक चमकदार किरण संरचना से बाहर निकली, छत में छेद करके वो आकाश की ओर चली गई। एक के बाद एक ऐसी और भी रोशनियां बाहरी गठन रेखा से निकलती गईं, जो गोलाकार थी। ये रोशनियां छत में छेद बनाती रहीं, जब तक कि छत पर एक बड़ा गोलाकार छेद नहीं बन गया। जैसे ही वे छत से गुजरे, उन्होंने छत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। घेरे के जरिए दक्ष आसमान का साफ नजारा देख पा रहा था। स्नेक मोनाक भी ऊपर देखकर हैरान था कि क्या हो रहा है। फूकवा की टीम अभी अभी भूलभुलैया से बाहर निकली थी। वे सभी जमीन पर बैठे थे, भारी सांस ले रहे थे। कुछ लोग तो अपने स्टोरेज रिंग से एक बोतल भी निकाल लाए और माथे से पसीना पोंछते हुए पानी पीने लगे। अगर शुरुआत ही इतनी बुरी थी, तो बाद में ये कितना बुरा होगा। मुझे लगा था कि हम कभी उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब हम हार नहीं सकते। हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जैसे हमने उसे पार किया। क्या ये सही नहीं है? ठीक है, 5 मिनट आराम करो। और फिर वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी सबने ऊपर देखा। उन्होंने दूर से आकाश की ओर आती हुई एक रोशनी देखी थी। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि अंदर मौजूद हर कोई भी यही देख रहा था। वे रोशनी को आसमान की ओर जाते हुए देख सकते थे, और एक के बाद एक रोशनी की और भी किरणें वही काम करती रहीं। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने इस बारे में बहुत अध्ययन किया है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ होगा। NOVELBE.C ओम। यह मुख्य क्षेत्र से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी तेजी से वहां पहुंच सकता था। इसका क्या कारण हो सकता है? शहर के बाहर खड़े लोगों ने भी अजीब रोशनी देखी। फूकवा और हु लिमिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ही उलझन में लग रहे थे। क्या हो रहा था? यह क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद।
फुकवा ने पूछा। एक भी चीज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह भूतहा शहर के केंद्रीय क्षेत्र से आ रही है। केवल एक ही व्यक्ति के पास इतनी तेजी से वहां पहुंचने की क्षमता है। हम दोनों जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है ना? फू लिमन ने पूछा। तुम्हारा मतलब उससे है? वह क्या कर रहा है? फुकवा ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये हो सकता है कि वह आत्माओं को मुक्ति देने की कोशिश कर रहा है? यही तो उसने अपना लक्ष्य बताया था, है ना? फू लिमन ने हंसते हुए कहा। क्या उसने नहीं कहा था कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक सभी बाहर नहीं निकल जाते? वह क्या कर रहा है? अगर उसने ऐसा किया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा और सारे खजाने। फुकवा स्पष्ट रूप से परेशान हो गई जब उसने देखा कि क्या हो रहा था। तब भी उसे यकीन नहीं था कि वह वास्तव में यही कर रहा था। वह अभी भी बुरा ही सोच रही थी। हो सकता है कि उसने तुमसे झूठ बोला हो, या हो सकता है कि उसने अपना मन बदल लिया हो। किसी भी मामले में वह बहुत शक्तिशाली है। हम उसे रोकने वाले कोई नहीं है। चलो बस उम्मीद करते हैं कि यह सच नहीं है। अगर यह सच है तो हम अंदर से ब्रश कभी नहीं पा सकेंगे। ये हमेशा के लिए चला जाएगा, फू लिमन ने आह भरते हुए कहा। मुझे आशा है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है, फुकवा ने बुदबुदाते हुए कहा, जब उसने आकाश में प्रकाश की अधिकाधिक चापों को जाते देखा। वह जिस जगह खड़ी थी वहां से वह केवल आकाश में इकट्ठा हो रही रोशनी को देख सकती थी। लेकिन जहां दक्ष खड़ी थी वहां से ही कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह वास्तव में क्या थी। हकीकत में प्रकाश उसी संरचना का निर्माण कर रहा था जो दक्ष ने फर्श पर और भी बड़े पैमाने पर बनाई थी। 5 मिनट के बाद गठन पूरा हो गया। चलो सभी खजाने ले लेते हैं। देर नहीं हो सकती, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने कमरे में सभी खजाने उठाए और उन्हें अपनी सूची में रख लिया, जिसमें ब्रश भी शामिल था। दूसरी ओर स्नैक मोनाक आकाश में उस संरचना को देखता रहा। आकाश में संरचना पूरी होने के बाद ये और भी बड़ी होती गई। जल्द ही उस संरचना ने पूरे शहर को घेर लिया और सभी को एहसास हुआ कि यह क्या है। यह एक विशाल संरचना थी जिसने पूरे शहर को कवर किया था। यहाँ तक कि सभी आत्माएं भी आकाश की ओर देखने लगीं और उस संरचना को घूरने लगीं। जो आत्माएं दूसरों पर हमला कर रही थीं, वे भी रुक गईं। हर कोई आसमान की ओर देख रहा था। इस संरचना ने पूरे शहर को ढक लिया और चमकने लगी। पूरा स्थान लगातार चमकीला होता जा रहा था, जब तक कि वह बहुत अधिक चमकीला नहीं हो गया। मनुष्य अंधे नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। फुकवा और अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। भूतहा शहर के बाहर होने के बावजूद वे प्रकाश को सहन नहीं कर सके। 10 मिनट बाद ही यह संरचना मंद पड़ने लगी। जल्द ही यह पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कि यह कभी थी ही नहीं। सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की और वे दंग रह गए। वहां कुछ भी नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था। वे एक बंजर जमीन पर खड़े थे। वहां कोई घर नहीं था। वहां कोई सड़क नहीं थी और कोई गलियां नहीं थी। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर हुआ क्या था। जल्द ही वे सब उस दिशा में देखने लगे जहां से प्रकाश की पहली किरण आई थी। दक्ष वहां एक विशेषज्ञ की तरह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। फुकवा ने क्रोध और हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ में आ गया कि दक्ष ने ये काम किया है। उसने वास्तव में भूत शहर को नष्ट कर दिया। भले ही उसने वादा किया था कि वह बाकी सभी की खोज पूरी होने के बाद ऐसा करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते थे और यह सब हो चुका था। यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। शहर खत्म हो चुका था और इसके सारे खजाने भी खत्म हो चुके थे। उसे इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि वे भूतहा शहर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लगता है मैं सही था। उसने वास्तव में ऐसा किया। भूतहा शहर हमारे ब्रश के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया है, फू लिमन ने आह भरते हुए कहा। मैं स्पष्ट देख सकता हूँ, फुकवा ने हताशा में कहा। फू लिमन ने कहा, यह दुखद है, लेकिन कम से कम हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई और इसे प्राप्त कर लेगा।
क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? फुकुआ चिल्लाया। वह दक्ष की ओर उड़ने लगी। रुको, गुस्से में कोई बेवकूफी मत करो। मत भूलो कि वह बहुत ताकतवर है। उसे गुस्सा मत दिलाओ, फू लिमन ने कहा और वह फुकुआ के पीछे भागा। तुमने क्या किया? फुकुआ चिल्लाई जब वह दक्ष के सामने उतरी। मैंने क्या किया? दक्ष ने अनजान बनते हुए पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारी खोज को बर्बाद नहीं करोगे और जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तुम इंतजार करोगे? फुकुआ ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मुझे पता है कि मैंने ये वादा किया था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद आत्माओं का दर्द नहीं देख सका, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। ये दिल दहला देने वाला था। इसके अलावा आपने जो भी आदमी भेजे थे वे यहाँ आने में बहुत समय लगा रहे थे। मैं इंतजार नहीं कर सकता था। बेचारे लोग यहाँ हजारों सालों से यातनाएं झेलते हुए इंतजार कर रहे थे और इंतजार करना उनके साथ अन्याय करने से अलग नहीं था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, उन्होंने आगे कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वे इस दुनिया में दर्द नहीं देख पा रहे थे। मुझे खेद है, लेकिन उनका उद्धार आपके खजाने से अधिक महत्वपूर्ण था। मैं बस इतना ही कहूंगा। किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि आप सभी को एक फॉर्मेशन ब्रश की आवश्यकता है। आप पहले से ही एक अच्छे फॉर्मेशन मास्टर हैं। खजाने की खोज करने के बजाय आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्होंने आगे कहा जब वह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि हम फॉर्मेशन ब्रश की तलाश में थे? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि फॉर्मेशन ब्रश यही था? फुकुआ ने आंखें मूंदते हुए पूछा। हम तुम्हारे मन की बात पढ़ सकते हैं। क्या तुमने सच में सोचा था कि हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे? बच्चे, तुम वाकई हमें कम आंकते हो, सांप सम्राट ने गर्व से उत्तर दिया और वह दक्ष के कंधे पर कूद गया। खजाने पर भरोसा मत करो, युवा महिला। वे हमेशा तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। अंत में ये केवल तुम्हारी अपनी क्षमता है जो तुम्हारी मदद करने के लिए आती है, उन्होंने आगे कहा, जिससे फुकुआ चकित हो गया। मुझे लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया है। चलो चलें, उसने सर्प सम्राट से कहा। ये सही है, अब हमारा काम पूरा हो गया है। सभी बेचारे अब आजाद हैं, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने फुकुआ की ओर देखा। अपने पिता से कहो कि बूढ़े कियान ने नमस्ते कहा है। अगर मुझे समय मिला तो मैं जल्द ही उस बच्चे से मिलने आऊंगा। अस्पष्ट शब्द बोलने के बाद दक्ष उड़ गया। वह सांप सम्राट को भी अपने साथ ले गया। फुकुआ उन दोनों को जाते हुए देखती रही, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। अंततः उसने हताश होकर अपना पैर जमीन पर पटक दिया। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। परेशान युवाओं को पीछे छोड़कर दक्ष वहां से चला गया। वह बहुत दूर जाने के बाद ही रुका। आप अभिनय में बहुत अच्छे हैं। उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उसके पिता के शिक्षक हो। बुरा नहीं है, आखिरकार आपने सबसे अच्छे लोगों से सीखा है, स्नेक मोनाक ने गर्व से कहा। समय बर्बाद मत करो, बड़ा बनो। हमें अब पश्चिमी साम्राज्य के शाही शहर में जाना है। वह स्थान क्यों? सर्प सम्राट ने पूछा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दक्ष ने जवाब दिया। सांप सम्राट बड़ा होने लगा। दक्ष उसके ऊपर बैठ गया जबकि सांप सम्राट पश्चिमी साम्राज्य की ओर उड़ गया। मुझे मत बताओ कि तुम उस राजकुमारी को खुश करने के लिए वहां जा रहे हो। कुछ देर बाद सांप सम्राट ने पूछा। ये और क्या हो सकता है अगर ऐसा नहीं है? जुन ने कहा। बेवकूफ मत बनो। वह सुंदर हो सकती है, लेकिन वह मेरे वहां जाने का कारण नहीं है। अगली चीज जो मुझे चाहिए वो पश्चिमी सम्राट के खजाने में है, इसलिए मुझे वहां जाना है, दक्ष ने उत्तर दिया। तो अपना सिर कूड़ेदान से बाहर निकालो। पश्चिमी सम्राट के खजाने के अंदर। क्या आप वहां से भी सामान बाहर ला सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये संभव है? सर्प सम्राट ने अचंभित होकर पूछा। बेशक मैं हूँ, लेकिन कौन कहता है कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ? मैं बस कुछ चुराने जा रहा हूँ। ये कठिन होगा, लेकिन ये उससे लड़ने जितना कठिन नहीं हो सकता, दक्ष ने कहा। इतना चिंता मत करो, ये भी सच है। तुम चोरी करने में बहुत अच्छे हो।
इसलिए इसकी चिंता मत करो, लेकिन फिर भी जोखिम है। तुम्हें मुझे हमेशा अपने साथ रखना होगा। मैं तुम्हें किसी भी जोखिम से बचाऊंगा, सांप सम्राट ने जवाब दिया। मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी छाया परिवर्तन का उपयोग करना होगा और मैं इसे तुम्हारे रहते उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जानवरों के क्षेत्र में वापस जाना होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वहां काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें फिर बाहर ले आऊंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जिस तरह से वह बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह हमारे संप्रदाय के गुरु से भी वरिष्ठ है। क्या आपको लगता है कि वह उसे जानता होगा? निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा था। भूतहा शहर वाली जगह पर खड़े होकर हु लिमन ने टिप्पणी की। मैं निश्चित रूप से अपने पिता से पूछूंगी कि वह व्यक्ति कौन था। उसके कारण ही हमने वह सामान खो दिया जिसकी हमें तलाश थी। इसके बाद तो पिता भी हमें दोष नहीं दे सकते, फूकवा ने कहा और उसने अपने उड़ने वाले जानवर को वापस जाने के लिए कहा। चलो चलें, हमें कार्यक्रम के लिए पश्चिमी रॉयल सिटी भी जाना है। हम इसे मिस नहीं कर सकते, उसने हु लिमन से कहा। मुझे पता है, हु लिमन ने कहा और उसने अपने जानवर को भी पुकारा। वह और फूकवा उस जगह से चले गए, अपने संप्रदायों की ओर बढ़ गए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष के लिए वापसी की यात्रा भी लंबी थी, क्योंकि उसे वहां पहुंचने में लगभग उतना ही समय लगा जितना उसे पहाड़ से यहां आने में लगा था। दिन बीतते गए, जो उन्होंने अपने परिवार को अपनी आंतरिक दुनिया में प्रशिक्षित करने और उसे विकसित करने में बिताए। उसी समय दक्ष अपनी दूसरी आंतरिक दुनिया को भी संशोधित करता रहा, एक आदर्श जेल की दुनिया बनाने की कोशिश करता रहा, जहां वह अपने दुश्मनों को फंसा सके और उन्हें प्रभावी ढंग से मार सके। आमतौर पर किसी अन्य साधक ने इसे आजमाया नहीं, क्योंकि यह जोखिम भरा था। अगर कोई उनकी आंतरिक दुनिया को तोड़ता तो यह उनकी पूरी साधना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सिर्फ उस जोखिम के कारण बहुत से लोगों ने इसे आजमाया नहीं। दूसरी ओर दक्ष के पास दो आंतरिक दुनियाएं थीं, जो दोनों अलग अलग थीं। वह एक को नष्ट होने का जोखिम उठा सकता था, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक आदर्श दुनिया बनाने की पूरी कोशिश की। यह एक ऐसी दुनिया भी थी जहां वह एक देवता था, लेकिन दूसरी दुनिया के विपरीत इस दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी। यहाँ कोई लोग नहीं थे, इसलिए वह यहाँ जो चाहे कर सकता था, और यही वह इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी जेल की दुनिया को अपनी कल्पना के आदर्श जेल की दुनिया के करीब आते देखा, उसकी आंखों में उत्साह भर गया। पश्चिमी साम्राज्य का शाही शहर, यह एक विशाल शहर था जो इतना बड़ा था कि इसकी तुलना आकार में एक छोटे राज्य से की जा सकती थी। पश्चिमी साम्राज्य में ये जगह सबसे उन्नत मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ कोई भी व्यक्ति दुनिया की कोई भी ऐसी चीज पा सकता था जो साम्राज्य के किसी और हिस्से में उपलब्ध न हो। यही कारण है कि लोग यहाँ ऐसी चीजें खरीदने आते थे जो उन्हें किसी और जगह नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि कुछ दूसरे साम्राज्यों के लोग भी यहाँ खरीदारी करने आते थे। रॉयल सिटी को पश्चिमी साम्राज्य का पावर सेंटर भी माना जाता था। पश्चिमी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली कबीले यहीं रहते थे। इसके अलावा यहाँ कई शक्तिशाली साधक भी रहते थे। इसके अलावा अमर दुनिया का सर्वोच्च श्रेणी का शिल्पकार भी वहाँ रहता था। पश्चिमी साम्राज्य के शाही शहर के ऊपर सूर्य चमक रहा था जब एक व्यक्ति ने शाही शहर में कदम रखा। NOVELBJN.C ओम। काले बालों वाले आदमी के पीछे एक छोटा सा सांप जैसा प्राणी उड़ रहा था। ये शहर बहुत बड़ा है। हम इतने लंबे समय से चल रहे हैं और मुझे अभी भी रॉयल पैलेस दिखाई नहीं दे रहा है। हम सीधे उड़ क्यों नहीं सकते? छोटे सांप ने दक्ष से पूछा। हम नहीं कर सकते। अगर हम उड़ेंगे तो हम बहुत ध्यान आकर्षित करेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है, खासकर उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए हम यहाँ हैं। हमें अपने आसपास के माहौल के साथ घुल मिल जाना चाहिए और जितना हो सके उतना सामान्य व्यवहार करना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए स्नेक सम्राट से कहा। सर्प सम्राट ने फिर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वह चुप भी नहीं रहा। क्या मैं अब भी जान सकता हूँ कि महल कितनी दूर है? उसने फिर पूछा।
हमें वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए ज्यादा दूर नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों का मार्ग पश्चिमी साम्राज्य के शाही महल की ओर बढ़ता रहा। जैसा कि दक्ष ने बताया था, 1 घंटे बाद वह शाही महल के पास पहुंच गया। वह अभी केवल दूर से ही शाही महल का निरीक्षण करने और केवल रात में ही अंदर जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब लग रही थी। रॉयल गार्ड्स की एक टीम किसी कारणवश रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। क्या तुम भी यहाँ शामिल होने आए हो? दक्ष को देखकर गार्ड ने पूछा। जल्दी से अंदर जाओ, ये शुरू होने वाला है। हाँ, दक्ष उलझन में पड़ गया। ऐसा क्यों लग रहा था कि वे उससे बात कर रहे थे? उसने अपने पीछे भी नजर घुमाई, ये सोचकर कि क्या वहाँ कोई और भी है। तुम पीछे क्यों देख रहे हो? अंदर जाओ। 5 मिनट के बाद हम किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि यह शुरू हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ो, गार्ड ने दक्ष से कहा। क्या वे मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर रहे हैं या ये कुछ और है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। उसने बाद में इस बारे में सोचने और बस बहाव के साथ चलने का फैसला किया। वह आगे बढ़ गया और उनके पास से निकल गया। अल्पविराम। जब दक्ष शाही महल के पास पहुंचा तो वह ये सोचकर रुक गया कि गार्ड क्या बात कर रहे हैं। आगे देखते ही उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये स्पष्ट था कि पहरेदार पीछे से क्या बोल रहे थे। कुछ दूरी पर उसे युवाओं की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। उन्हें लगा कि मैं भी रॉयल सिटी से हूँ। यह ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें रॉयल सिटी के किसी भी युवा को भाग लेने की अनुमति हो, उन्होंने भीड़ की ओर बढ़ते हुए कहा। वह भीड़ में शामिल हो गया और यहाँ तक कि भीड़ के सामने खड़ा होने में भी कामयाब रहा, जहाँ से उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक मंच है। मंच पर 2-5 युवक बैठे हुए हैं। दक्ष उनमें से 4 को नहीं जानता था, लेकिन वह 5वीं को जरूर जानता था। वह पश्चिमी साम्राज्य की राजकुमारी थी। वह राजकुमारी मिमी थी जिससे दक्ष की मुलाकात पहाड़ पर हुई थी। उसने उसे बिना कपड़ों के भी देखा था। रुको, क्या ये लड़की नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? सांप सम्राट ने पूछा, क्योंकि उसने भी उस लड़की को पहचान लिया था। यह उसका साम्राज्य है। हम रॉयल पैलेस के सामने हैं जो उसका घर है। उसके यहाँ होने में क्या अजीब बात है? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मैं यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा उत्सुक हूँ। मिमी की नजर वहां मौजूद युवाओं पर घूम रही थी, तभी उसकी नजर दक्ष पर पड़ी। हाँ, वह अचंभित होकर खड़ी हो गई। मिमी, क्या हुआ? एक युवक ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। वह मंच पर 5 सीटों के बीच में बैठा था। उसके पास बीच वाली सीट थी। अल्पविराम। कुछ नहीं, मिमी ने कहा और फिर से बैठ गई, पर सच नहीं बोल रही थी। उसकी उत्सुक आंखें दक्ष को देखती रहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में आया था। उसने अपना वादा निभाया। अपनी पिछली मुलाकात के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा भी लाल हो गया। उसे उसके शब्द याद आ गए जिसमें उसने कहा था कि अगली बार जब वह यहाँ आएगा तो उसे सिखाएगा कि किस करने के बाद क्या होता है। यह आदमी आम लोगों के बीच क्यों खड़ा है? वह बहुत खास है। उसे हमारा मेहमान होना चाहिए, उस लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए, उसने सोचा। क्या वह सचमुच दूसरों की तरह ही यहाँ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सेकंड के बाद मंच पर एक युवक खड़ा हुआ। पश्चिमी साम्राज्य के युवा पुरुषों और महिलाओं को नमस्कार। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमने आप सभी के बीच प्रतिभाशाली लोगों को खोजने के लिए फिर से इस परीक्षा की व्यवस्था की है। वे हमारे शाही परिवार द्वारा प्रायोजित होंगे, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मुझे यकीन है कि तुम बड़े होने के बाद रॉयल पैलेस में एक अच्छा पद पाओगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी खेती में मदद करने के लिए कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलेंगी। आदमी ने बोलना शुरू किया। राजकुमार अमर रहें, शाही परिवार अमर रहे। युवक युवतियां जयकारे लगाने लगे। तो यह आम लोगों के लिए एक चैरिटी इवेंट की तरह है। कुलीन उत्तराधिकारियों को इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक खेती करने वाले कुलों की बात है तो उन्हें भी इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है।
जड़ी बूटियां भी इतनी ज्यादा नहीं होंगी। यह शाही परिवार की ओर से एक सद्भावनापूर्ण कार्य की तरह है। बुरा नहीं है, दक्ष ने सोचा, ये समझते हुए कि क्या हो रहा था। उसकी नजर राजकुमार से हट गई, जो भविष्य की संभावनाओं और शाही परिवार द्वारा दी जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बात करने लगा था। इसके बजाय वह राजकुमारी को देखने लगा। उसकी नजर राजकुमारी की नजर से मिली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन शब्द नहीं बोले। दक्ष ने भी अपने होंठ हिलाते हुए बिना बोले जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वह अपने वाक्य के अंत में आंख मारना नहीं भूला। क्या आप सभी समझते हैं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? राजकुमार ने पूछा। अल्पविराम। 5 परीक्षाएं हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। पहली परीक्षा ज्ञान की परीक्षा होगी। आपसे साम्राज्य के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो साम्राज्य की ऐतिहासिक पुस्तकों में थे। इसलिए अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको जवाब देने में सक्षम होना चाहिए, दूसरे राजकुमार ने कहा। मीगू, तुम परीक्षण शुरू करो, दूसरे राजकुमार ने अपने अधीनस्थ से परीक्षण शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने नहीं जा रहा था। यद्यपि द्वितीय राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी अंदर से वह निराश था। क्या वाकई हमें यहाँ आकर इस तरह समय बर्बाद करना जरूरी था? हमारे माता अकेले ही इसे आसानी से संभाल सकते थे, लेकिन पिताजी को समझ में ही नहीं आता। सिर्फ इस दिखावे के लिए हमें यहाँ मजबूर। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। किया गया है, उसने परेशान होकर सोचा। अंदर से इतने परेशान होने के बावजूद उन्होंने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें शाही परिवार की दयालु और उदार छवि बनाए रखने की जरूरत थी। उनके अधीनस्थ ने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच पर्याप्त दूरी हो। उसके बाद उन्होंने यहाँ आए प्रत्येक व्यक्ति को एक कागज और एक कलम दिया। कागज पर कुछ प्रश्न लिखे थे और बच्चों को उनके उत्तर लिखने थे। दक्ष ने सवाल को देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे पश्चिमी साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वास्तव में वहां लिखे 20 सवालों में से उसे एक का भी जवाब नहीं पता था। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं बिना किसी चीज को संतुष्ट किए परीक्षा देता था। बकवास लिखने की गुप्त कला का उपयोग करने का समय आ गया है। उसने लिखने की तैयारी करते हुए सोचा, लेकिन वह रुक गया। एक विचार मन में आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह दूसरे लोगों के मन की बात पढ़ने जा रहा था। उनका मानना था कि चूंकि वे इसी साम्राज्य से थे, इसलिए उन्हें उत्तर पता था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे जवाब मिलने लगे। वास्तव में वह कई लोगों के मन को पढ़कर उत्तरों की पुष्टि भी कर पाया। उसने अपने पेपर पर उत्तर लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद उसने अपना काम खत्म कर दिया। अन्य प्रश्नों के उत्तर भी लगभग एक ही समय में समाप्त हुए, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में थे। मीगू ने प्रत्येक युवक से कागजात एकत्र किए और उन सभी की जांच शुरू कर दी। जबकि आपके उत्तरों की जांच हो रही है, तो आपके दूसरे परीक्षण का समय आ गया है। शक्ति का परीक्षण। दूसरे राजकुमार ने कहा, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग साधना में कमजोर हैं। चूंकि आपके पास कोई संसाधन और सहायता नहीं थी, इसलिए आप हमारे प्रमुख कुलों के छोटे बच्चों से बमुश्किल ही ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपकी ताकत का परीक्षण नहीं करेंगे। मुझे देखने दीजिए कि आप बिना किसी सहायता के कितनी दूर तक प्रगति करने में कामयाब रहे। उन्होंने एक बार अपनी बाहें थपथपाते हुए कहा। उनके आदेश पर एक ढोल जैसी वस्तु यहाँ लाई गई। उस वस्तु को युवाओं के सामने रख